आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो छत्तीसगढ़ भी राष्ट्रीय आंदोलन से अछूता नहीं था। पूरे देश में एक राष्ट्रवादी भावना बहने लग गई थी, जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी पड़ा। आप पहले तो ये समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि जब क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के मध्य में, एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के मध्य हम की भावना आ जाती है। मतलब उनको लगता है कि उनकी समस्याएं भी वही हैं जो हमारी समस्याएं हैं, उनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति में भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उनकी भी भावनाएं वही हैं जो हमारी भावनाएं हैं। तो इस तरह से जब लोगों के मन में हम की भावना आती है और उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों को वो अपना ही समझते हैं, तो उसे हम राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। अब राष्ट्रवाद की भावना आई क्यों भारत में? तो इसके बहुत सारे कारण थे। पहला कारण तो ये था कि अंग्रेज जब आए भारत में तो एक नई भाषा लेके आए। उस भाषा का नाम था अंग्रेजी। तो अंग्रेजी की वजह से भारत में जो नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट का जो बैरियर था वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो अंग्रेजी में एक दूसरे के साथ बात कर सकता था। जब उन्होंने एक दूसरे के साथ अंग्रेजी में बात करना प्रारंभ किया, तब उन्हें पता चला कि उनकी भी जो समस्याएं हैं वही समस्याएं उनकी भी हैं। तो उन्हें पता चला कि उनकी एक कॉमन समस्या है। उस कॉमन समस्या का रूट कौन है, जड़ कौन है? तो उसको पता चला कि इस कॉमन समस्या का रूट या जड़ अंग्रेज है। इसलिए उन्होंने तय किया कि अब अंग्रेजों को भारत से निकालना है। इसके अलावा अंग्रेजी शिक्षा के कारण अब दुनिया में जो घटनाएं घट रही थी उनको समझने में वो सफल हो गए। उन्हें पता चला कि कैसे फ्रांस में क्रांति हुई थी, उन्हें पता चला कि अमेरिका में कैसे क्रांति हुई थी, रशिया की क्रांति के बारे में उनको पता चला। तो उनको लगा कि जब दुनिया के लोग अपने आप को विदेशी सत्ता से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, तो वो कार्य भारत में भी हो सकता है। और तीसरा जो प्रमुख वजह था वो था देश एकीकरण करना। अंग्रेजों ने नॉर्थ से लेकर साउथ ईस्ट और वेस्ट पूरे भारत को जीत लिया था, जीतने की वजह से अब उन्होंने एक प्रशासन का स्ट्रक्चर तैयार किया भारत के लिए। और यह प्रशासन के स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ कमोबेश पूरे देश में एक जैसा था, जिसकी वजह से लोगों में एक तरह के शासन के अंदर रूल होने की आदत सी हो गई थी। उसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन का विकास हुआ। ट्रांसपोर्टेशन का विकास होने की वजह से अब लोग आसानी से नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट जा सकते थे। वो ट्रेवलिंग करने लगे, घूमने लगे। घूमने की वजह से उनको पता चला कि ये भारत की जो समस्या है वो एक ही है। उस समस्या का नाम क्या है? अंग्रेज। इसके अलावा आधुनिक शिक्षा की वजह से यहाँ पे जो बहुत सारी जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनका अंत हुआ। उन्हें लगा कि जब तक हम अपने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक हम अंग्रेज जैसी बड़ी शक्ति को भारत से निकाल नहीं सकते। तो इस तरह से इन सब वजहों से राष्ट्रवाद का जन्म भारत में हो रहा था। इसमें राष्ट्रवाद के जन्म में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी, वो थी नस्लवाद। अंग्रेज अपने आप का सर्वश्रेष्ठ समझते थे और भारतीयों को बेवकूफ़ समझते थे। उन्होंने कई ऐसे होटल से क्लब भी बनाए थे जहां भारतीयों को आना अलाउ नहीं था। तो इसकी वजह से भारतीयों के आत्मसम्मान पर चोट पहुंचता था। उन्हें लगता था कि यार हमारे ही देश में रह के हमको ही वो निम्न दर्जे का नागरिक समझते हैं, निम्न दर्जे का व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से अंग्रेजों की जो नस्लवाद की जो भावना थी, व्हाइट मैन बर्डन वाला जो कॉन्सेप्ट था, उसकी वजह से भारतीयों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और उन्होंने यह दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब अंग्रेजों को भारत से किसी भी तरह से निकालना है। तो इस तरह से इन सारे वजहों से भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। अब भारत में जब राष्ट्रवाद का जन्म हुआ तो भाई छत्तीसगढ़ भी भारत का ही पार्ट था। यहाँ भी आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार था, यहाँ भी पढ़े लिखे लोग थे, यहाँ भी बुद्धिजीवी लोग थे। तो यहाँ पर भी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव तो पड़ना ही था। तो छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रभाव है वो 1891 से प्रारंभ होता है। तो 1891 से क्यों प्रारंभ होता है? तो 1891 में पहली बार छत्तीसगढ़ के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। कहाँ पर? नागपुर में। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में क्या किया? भाग लिया। कब? 1891 में। कौन कौन थे इसमें? इसमें दादा साहब खारपड़े प्रमुख थे, इसमें सीएम ठक्कर साहब प्रमुख थे। तो इस तरह से इन लोगों ने अब छत्तीसगढ़ का संबंध स्थापित करवाया। कहाँ पे? कांग्रेस का, या कांग्रेस संबंध स्थापित हो छत्तीसगढ़ में। ये सम्मेलन में भाग लेते थे, सम्मेलन में जो बातें होती थी उसका प्रचार प्रसार छत्तीसगढ़ में करते थे।
और इसी में सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। इन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है, इन्हें छत्तीसगढ़ का राजा राम मोहन राय भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ही वह व्यक्ति थे जिसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय ने समाज सुधार के लिए बहुत सारे प्रयत्न किया था, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोले थे। तो उसी तरह से पंडित सुंदरलाल शर्मा ने भी छत्तीसगढ़ में राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रचार प्रसार के लिए, सामाजिक सुधार के लिए अनेक कार्य किए थे। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 1906 में समित्र मंडल की स्थापना भी की थी और उनका कांग्रेस से संबंध स्थापित हुआ था 1906 में कलकत्ता अधिवेशन से। 1906 में उन्होंने समिति मंडल की स्थापना की और उसका उद्देश्य था सामाजिक सुधारों के साथ साथ लोगों में राष्ट्रीय जागृति का विकास करना। इसी तरह से उन्होंने खादी आश्रम की स्थापना की थी रायपुर में, और उन्होंने हरिजनों का मंदिर में प्रवेश कराने का प्रयास किया था। रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की थी, गौवाद का विरोध किया था, संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी, कहाँ, राजिम में। तो इस तरह से जो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे वो भारत छत्तीसगढ़ के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर किया और करने का प्रयास किया, लोगों को भी प्रेरित किया। इन्होंने जेल में रहते हुए जेल पत्रिका का भी संचालन किया था। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में समाचार पत्रों ने भी छत्तीसगढ़ में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसमें सबसे प्रमुख नाम तो हम ले सकते हैं माधवराव सप्रे द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ मित्र। ये छत्तीसगढ़ का पहला पत्रिका भी था जिसका प्रारंभ हुआ था 1900 से, और 3 साल बाद ही ये बंद हो गया क्योंकि आर्थिक रूप से कई आर्थिक समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ रहा था। उसी तरह से पद्मनाल पुन्नालाल बक्सी की सरस्वती, ठाकुर प्यारेलाल सिंह का अरुणोदय, सप्रे जी का ही हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली, हिंद केसरी, रायपुर कांग्रेस कमेटी की कांग्रेस पत्रिका। तो इन पत्रिकाओं ने क्या किया, इन पत्रिकाओं ने आम लोगों को राष्ट्रवादी भावना से संबंध था, आम लोगों का जो संबंध राष्ट्रवादी भावनाओं के साथ स्थापित किया। इन्होंने लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि अंग्रेज हमारे लिए कोई देवी वरदान नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए अभिशाप हैं, और हमारा देश में तभी विकास हो सकता है, तभी तरक्की हो सकता है, हमारे देश के लोगों को तभी कुछ अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जब अंग्रेज यहाँ से चले जाएं। तो आम लोगों तक राष्ट्रवादी भावना का प्रचार प्रसार करने का कार्य भारतीय अखबारों ने बड़े पैमाने पर किया, और इस तारतम्य में छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं था। तो जो माधवराव सप्रे थे छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक थे बोल सकते हैं। इन्होंने पत्रकारिता के लिए बहुत काम किया था छत्तीसगढ़ में। तो ये जो माधवराव सप्रे थे बाल गंगाधर तिलक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। बाल गंगाधर तिलक 2 पत्रिकाएं निकालता जिसका नाम था मराठा और केसरी। तो जो मराठा था अंग्रेजी भाषा का था और केसरी जो था मराठी भाषा का था। तो ये क्या करते थे कि उनसे प्रभावित होकर इन्होंने छत्तीसगढ़ में हिंद केसरी प्रारंभ किया था। तो ये क्या करते थे कि जो मराठा और केसरी में जो लेख छपते थे उनको हिंदी अनुवाद करके छत्तीसगढ़ में अपने हिंद केसरी में छापा करते थे। इसी तारतम्य में उन्होंने देश सेवक में प्रकाशित काला पानी और 2 अन्य मराठी लेखों का अनुवाद किया और उसे हिंद केसरी में छाप दिया। जब इस आर्टिकल का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो गया तो अंग्रेजों के संज्ञान में भी आया। अंग्रेजों ने इसे राष्ट्रद्रोह का मामला समझा और उसे जेल में बंद कर दिया। बाद में घर वालों के दबाव के फलस्वरूप उन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांग ली, लेकिन जो रायपुर की जनता थी उनसे नाराज़ हो गई और इन्होंने भी आत्मकारणीवश 1 महीने तक जनता के सामने अपने आप को उपस्थित करने का साहस नहीं कर पाए। फिर देखते हैं सूरत विभाजन और छत्तीसगढ़। तो इस हुआ क्या, 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहाँ पे, सूरत में। सूरत में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का हर वर्ष एक अधिवेशन होता है 28 दिसंबर को। तो वही 28 दिसंबर को जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो सूरत में हुआ। तो सूरत में जो कांग्रेस का उसका विभाजन 2 भागों में हो गया, एक तरफ थे नरम दल और एक तरफ थे गरम दल। तो जो नरम दल में थे इसमें बुजुर्ग नेता थे। अब बुजुर्ग नेता थे इसमें कौन कौन थे, फिरोज शाह मेहता हो गए, तेलंग जी हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, तो आनंद मोहन बोस हो गए। इस तरह से पुराने जो नेता थे, बुजुर्ग नेता जो थे वो नरम दल के नेता थे और अंग्रेजों से सीधा टक्कर नहीं लेना चाहते थे। इनकी ये जो है आंदोलन 1907 से पहले 1906 में एक आंदोलन चालू हुआ था भारत में, इसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। इसके बारे में हम दूसरे वीडियो लेक्चर में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो
ये स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 1906 में, तो उसके संचालन को लेके यह अपना अलग मत रखते थे। गरम दल में मुख्यतः जो भारत के जो यंग लोग थे वो शामिल थे, जैसे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष जैसे यंग लोग थे। और इनका जो विचारधारा था वो नरम दल के विचारधारा से मैच नहीं करता था। चूंकि ये युवा थे इसलिए कॉन्क्रीट एक्शन लेने पर विश्वास करते थे। तो इस तरह से इन दोनों के मध्य में जो विचारधारा की लड़ाई थी, उसकी वजह से इनके मध्य सूरत में जब कांग्रेस में अधिवेशन जब हुआ, तब एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। इन दोनों के मध्य में अध्यक्ष के जो चुनाव होता था उसको लेके इतने ज़्यादा विवाद हो गया कि 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें बड़ा पैमाने तोड़फोड़ हो गया और कांग्रेस जो है धुआंकों में बढ़ गया। तो इसी कांग्रेस अधिवेशन में हमारे जो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे वो भाग लेने भी गए थे। और जब अधिवेशन का माहौल बड़ा गर्मा गर्मी में जब तब्दील हो गया, तो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को सकुशल मंच से उतारकर सुरक्षित जगह में पहुंचाने में मदद भी किया था। अब भाई जब सूरत विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल में कांग्रेस बढ़ गया, तो छत्तीसगढ़ कहाँ छूता रह सकता था। तो छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव पड़ा। छत्तीसगढ़ में भी नरम दल और गरम दल दो गुटों में बढ़ गया। कांग्रेस जो था, गरम दल के सक्रिय सदस्य थे दादा साहब खारपड़े, माधवराव सप्रे और डॉक्टर मुंजे। और नरम दल के जो सदस्य थे वे थे पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर हरि सिंह गौर और डॉक्टर मगलहोलकर। तो इन दोनों के मध्य दोनों दलों के मध्य जब रायपुर में जब सम्मेलन हुआ, तो वंदे मातरम के गायन को लेकर दोनों दल आपस में बढ़ गए। दादा साहब खारपड़े चाहते थे, जो कि गरम दल के थे, वो चाहते थे कि जो रायपुर सम्मेलन का जो आयोजन है, रायपुर जिला कांग्रेस सम्मेलन का जो आयोजन है वंदे मातरम से प्रारंभ हो। लेकिन नरम दल के लोग इस बात से सहमत नहीं थे और वो नहीं चाहते थे कि वंदे मातरम से कार्यक्रम जो है प्रारंभ हो। बाद में पंडित रविशंकर शुक्ल के मनाने पर वो तैयार तो हो गए, लेकिन तब तक दादा साहब खारपड़े कुछ ज़्यादा ही इस विषय से नाराज हो गए थे और सम्मेलन स्थल छोड़कर चले गए। और उन्होंने रायपुर में हनुमान मंदिर के सामने एक प्रत्यक्ष जनसभा किया और उन्होंने लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि उन्होंने क्यों सम्मेलन को छोड़ दिया। इसके अलावा हमने पहले ही बताया था कि 1906 में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के बारे में लोगों को जागृत करने का प्रयास किया और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। बाद में भी खारपड़े ने बूटी के बाड़े में दूसरे दिन एक और सम्मेलन किया। उसमें भी लोगों को स्वदेशी आंदोलन के बारे में अवगत कराया और उनके आह्वान पर बड़े पैमाने पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।